सभी दोस्तों का SSCRR पे स्वागत है। आज अपनी जो जीएस की PYQ सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 6 ये रहने वाला है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपकी क्लास रहेगी और हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगीति स्थल अपने कर्म के साथ सही सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल लोकेशंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स सीक्वेंस? जो आपको बताया कि बौद्ध धर्म में जो आपकी 4 प्रमुख संगीतियाँ काउंसिल्स जो मानी जाती है उनके बारे में पूछ रहा है। तो पहली आपको बताया कि राजगृह में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरी जो है आपकी वो कहाँ हुई थी? दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में, तो ये तो आपका गलत है, लुम्बिनी वाला तो है कि नहीं। दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। तीसरी जो है आपकी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो कश्मीर वाला ये भी आपका गलत होगा क्योंकि ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और चौथी वाली जो है आपकी वो हुई थी आपकी कश्मीर में, जिसे आप कुंडलवन बोलते हो ना, वो आपकी चौथी वाली यहाँ कश्मीर में हुई थी, ठीक है। कब कब हुई थी? पहली राजगृह में हुई आपकी, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC में आपकी हुई थी, ठीक है, इस टाइम। और आपका जो किंग था वो कौन था? वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु वो इस टाइम आपका राजा था, जो हर्यक वंश का था ना, हर्यक डायनेस्टी का। और इस टाइम आपके जो अध्यक्षता करी वो किसने करी थी? तो अध्यक्षता आपको पता है कि महाकश्यप जो है उन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता करी, ठीक है। महाकश्यप ने आपकी जो है यहाँ पे अध्यक्षता करी, ठीक है, महाकश्यप ने आपकी अध्यक्षता करी। और 483 BC में हुई आपकी अजातशत्रु के समय। और राजगृह की जो आपकी सप्तपर्णी जो गुफा है वहाँ पे आपकी हुई। दूसरी जो है आपको पता है कि वैशाली में हुई थी, इसके बाद 383 BC में, ठीक है। The first Buddhist council was held in 483 BC at सप्तपर्णी केव नियर राजगृह, जो आपका आज का राजगीर है बिहार में, उस टाइम वहाँ पे आपकी हुई थी। इट वॉज कन्वेंटेड अंडर किंग अजातशत्रु ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी। अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था ये। और महाकश्यप जो है उसने इसकी अध्यक्षता करी थी। विनय पिटका एंड सुत्पिटका वर कंपाइल्ड, यानी कि आपके जो विनय पिटक और सुत्पिटक है उनका यहाँ पे आपका संकलन हुआ था। विनय पिटक में आपका उपालि का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और सुत पिटक में जो आपके बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनका इसमें आपका योगदान था, ठीक है। और विनय पिटक में क्या है? तो भिक्षुओं के लिए नियम है, आपके जो भिक्षु रहते हैं संघ में उनके लिए नियम है कि भाई भिक्षु क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, भिक्षुओं के नियम है। बाकी अगर आपने पहले के लेक्चर देख रखे हैं तो ये सारे डाउट आपके मतलब क्लियर है कि ये क्या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण, जिसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, में लगभग कितने नियम हैं? द ग्रामर कंपोज्ड बाय पाणिनि नोन एज अष्टाध्यायी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रूल्स? तो लगभग आपके कितने नियम हैं उसमें? तो करीब आपके 4000 नियम उसमें आपको देखने को मिलते हैं। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जो आपकी संस्कृत व्याकरण से आपके रिलेटेड है। अष्टाध्यायी ने 3959 सूत्र हैं। इसकी जो ये आपकी पाणिनि ने जो ये लिखी है अष्टाध्यायी, उसमें जिन्हें सामान्यतः लगभग 4000 नियम माना जाता है। द अष्टाध्यायी कंटेंट्स 3959 सूत्राज, जनरली राउंडेड टू अबाउट 4000 रूल्स। तो इसमें करीब 4000 के आसपास आपके सूत्र हैं। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और इसमें 8 अध्याय और आपके 32 आपके जो इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। इट वॉज composed around the 5th century BCE and is divided into 8 chapters and 32 sections। तो इसमें इतने आपके इसके 32 इसमें आपके लगभग उपधाराएं हैं और 8 इसमें आपके चैप्टर हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस टाइम की ये बात है, ठीक। यह संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान की आधारशाला है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल संस्कृत ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये आपकी जो आज की जो आपको संस्कृत देखने के लिए मिलती है उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो इसमें आपका अष्टाध्यायी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। महाबलीपुरम में एकाश में 7 रथों के निर्माण के लिए कौन सा पल्लव राजा जिम्मेदार था? हु वाज द पल्लव किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द मोनोलिथिक 7 रथास एट महाबलीपुरम? जो आपकी एक ही चट्टान से आपके 7 रथ बनाए गए हैं, उसके लिए आपका किस पल्लव राजा ने वो बनाए थे? तो देखो, पुलकेशिन प्रथम तो आपको पता है कि चालुक्य राजा था, है ना। ये तो आपका जो था चालुक्य डायनेस्टी का था, चालुक्य। तो ये तो आपका वैसे भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो हिंट दे दिया है एग्जाम में कि भाई पल्लव राजा था। और ये मैं नहीं लेके आया हूँ, ये आपके PYQ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके एजीटीजी ऐसे एग्जाम में आए थे, तो ये तो आपका चालुक्य हो गया। राजेंद्र प्रथम की अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता है कि चोल वंश का आपका एक फेमस राजा था, चोला किंग था ना। और सेनगुटुवन जो है आपका ये संगम एज का था उस टाइम पे। तो ये नरसिंह वर्मन जो है आपका, वो इसका एकदम करेक्ट होगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो इसने जो है आपके ये 7 रथ जो है महाबलीपुरम में आपके बनाया था। ये जो आपका मंदिर है 7 रथों वाला, ये महाबलीपुरम में, ये आपका पल्लव वंश का एक शक्तिशाली शासक था। द मोनोलिथिक पंचरथाज 7 रथाज वर बिल्ट ड्यूरिंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल्ला। इसी के हम नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल भी बोलते हैं ना, महामल्ल, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक आपका रेसलर था, ठीक है, उच्च श्रेणी का
आपका जो एक पहलवान था शानदार, ठीक है, पहलवान था ये, बहुत ही खतरनाक, ये कुश्ती करता था। कुश्ती में ये आपका जो है महारथी था, है ना, कुश्ती में मतलब एक्सपर्ट था, आप ऐसे मान लो, कुश्ती में ये आपका एक्सलेंट था, ठीक है। वो जैसे अभी इंस्टाग्राम पे वो चल रहा है ना कि ही वॉज द किलर ब्रो, ही वॉज डेड ब्रो, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट टू डू। तो वो जो था ना आपका कि वो किसी को भी ही वॉज अ सीरियल किलर, आप जो भी कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, तो उस टाइम आपके जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ना, महामल्ल, वो ऐसे ही थे, मतलब बहुत ही खतरनाक आपके ये योद्धा थे। और उनका जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका 630 से 668 सीई तक आपका देखने को लिए मिलता है। 630 से 668 ईस्वी तक इनका शासन रहा और पल्लव डायनेस्टी के आपके राजा थे। महाबलीपुरम जो है आपका, इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1984 से, ठीक है। तो यूनेस्को में आपकी विश्व धरोहर स्थल है कब से, 1984 से, ठीक है, महाबलीपुरम। ये जो आपके नरसिंह वर्मन प्रथम है ना, इन्होंने आपको बताया कि वातापी कोंडा की उपाधि ली थी, ठीक है, वातापी कोंडा की, क्योंकि उस टाइम जो है आपका वातापी जो है चालुक्यों की आपकी राजधानी थी, है ना। और चालुक्य आपका राजा था कौन, चालुक्य राजा था आपका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड जो है आपका, पुलकेशिन सेकंड, वो आपको उस टाइम पे आपका चालुक्य राजा था, पुलकेशिन सेकंड, जिसने आपको बताया कि हर्षवर्धन को हराया था, इसने इसने हराया था हर्षवर्धन को 618 में, 618 में इसने हर्ष को हराया था, नर्मदा के तट पे ना, हर्ष को हराया नर्मदा के तट पे हर्षवर्धन को, ठीक है। फिर इसी को जो है आपका 642 में, 642 ईस्वी में आपका जो है ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ना, ये हराएगा इस पुलकेशिन को और इसे पुलकेशिन द्वितीय को ये मार देगा, ठीक है। आपका जो तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट है ना, और फिर आपकी जो ये राजधानी थी चालुक्यों की उस टाइम वातापी थी, तो वातापी को ये जीत लेगा, उसका नाश कर लेगा ना पूरा। तो उस इसलिए आपका टाइटल लेता है वातापी कोंडा की, ठीक है। वातापी कोंडा यानी वातापी को विजय करने वाला, वातापी का विनाश करने वाला, ठीक है, वातापी कोंडा। ये आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सटीक है? रिगार्डिंग द अजंता केव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट? कि भाई अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में क्या चीज़ें आपकी सही है? इनमें केवल 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्र हैं। द कंटेंट पेंटिंग्स ओनली फ्रॉम द 5th सेंचुरी सीई। तो देखो इतिहास की जो चीज़ें होती है ना, उनमें एक तो टाइम पीरियड उतना एक्यूरेट नहीं रहता, आपको भी पता है, क्योंकि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं बता सकते। और जब आपका केवल की बात करें कि ओनली, किसी भी सेंटेंस में अगर ओनली आ रखा हो तो उसमें आपको 100% ये आप कंफर्म होने चाहिए कि भाई हाँ ये सही है, तभी आप उसको क्लिक कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो ये आपका केवल जो है ना, इसके कारण आप इसे गलत करोगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो एक तो आपका लंबा भी है, अब ये चाहता तो इतना ही आपका दे देता सभी ऑप्शन को, इसने इतना लंबा आपका एक ऑप्शन डाला है, और वो भी आपको पता है इतना ये अच्छा इसका डिजाइन हो जाता अगर इसे नहीं देता, ही है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, ये चाहता तो ये जो 2 लाइन का इसने दे रखा है ना, यानी एक एक लाइन का, इतना ही सारे ऑप्शन दे देता, लेकिन इसने इतना बड़ा ये 3 लाइन इसमें डाला है और पूरा सीक्वेंस खराब किया है, तो ये उत्तर हो सकता है आपका, इसीलिए तो दिया होगा। तो जब आपको पता नहीं हो, ठीक है, और आपको लगे कि ये हो सकता है और वो लंबा भी हो, तो आपको उसी की ओर जाना है, जैसा कि सभी जाते हैं इस दुनिया में, जो लंबा होता है सब उसी की तरफ जाते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी दोनों के चित्र हैं, यानी फर्स्ट सेंचुरी बीसीई और 5th सेंचुरी सीई, दोनों के चित्र जो आपकी अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहां से आपको देखने के लिए मिलती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि गुफाओं में केवल हिंदू धार्मिक कला है, ओनली हिंदू रिलीजियस आर्ट, ये भी आपका गलत है, और ये आपका डी भी गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अजंता केव्स प्रिजर्व पेंटिंग्स फ्रॉम 2 डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस, दो अलग अलग आपके ऐतिहासिक कालों से आपकी चित्रकला यहाँ पे मिलती है। अर्ली फेज में आपका जो सातवाहन पीरियड था, आपका फर्स्ट सेंचुरी बीसी का, वहां से हमें देखने को भी मिलता है। सातवाहन आपको पता है, सातवाहन जो आपके सिमुक ने इसकी स्थापना करी थी, सिमुक जो है उसने आपकी जो सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको पता है कि ब्राह्मण वंश इसे मानते हैं, और जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान देने का जो आपका आइडिया था, जो स्टार्ट किया था सबसे पहले, वो सातवाहनों ने किया था, ब्राह्मणों को भूमि दान देना। और ये जो अपनी माताओं के नाम अपने नाम के आगे लगाते थे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो ऐसे। उत्तरकाल जो आपका यानी कि लेटर जो हम दूसरा फेज देखते हैं इसका, वो आपका 5th सेंचुरी सीई में, वाकाटक गुप्त काल जो है हरिशेन के समय, आपको बताया कि उस टाइम हरिशेन आपको पता है समुद्रगुप्त के दरबार में थे, तो उस टाइम के आपके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसे जो है 1983 में आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया, किसे, अजंता की केव को, ठीक है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि भाई पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। बात करें अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, यानी सिकंदर के आक्रमण की, तो आपको पता है कि 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में, आपको पता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है, पोरस और सिकंदर के बीच। आपको पता है कि हाइडेस्पीच का युद्ध होता है ना, जेलम का, हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है, हाइडेस्पीच का युद्ध होता है, जेलम का।
और इसमें आपको बताया कि सिकंदर की जीत होती है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जिसे बोलते हैं उसकी जीत होती है। तो सिकंदर का आपका ये हो गया 326 बीसी में। अशोक का जो कलिंग युद्ध है ना, कलिंग वॉर ऑफ अशोक, ये आपका कब का है? तो आपको बताया कि ये 261 बीसी का है, ठीक है। उस टाइम जो कलिंग उड़ीसा का आपको पता है यहाँ पे अशोक ने आक्रमण किया था। कनिष्क का जो शासन है ना, आपको बताया कि 78 बीसी में, आपको बताया कि बीसी नहीं सॉरी सीई, ठीक है, सीई का है। तो 78 सीई में यानी कि 78 ईस्वी की बात कर रहा है ये। आपको बताया कि जो शक संवत चलाया था कनिष्क ने, तो ये उस टाइम की बात है। और हैंसांग की यात्रा, आपको पता है कि हैंसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम आया था, तो ये करीब 630 आपकी ईस्वी की बात करता है। तो देख लो ये सारा जो है आपका एक सही क्रम में ही है। तो ऑप्शन ए होगा इसका 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इसी क्रम में आपका रहेगा। सिकंदर का भारत पे आक्रमण 326 बीसी में, बैटल ऑफ हाइडेस्पिच। और अशोक का जो कलिंग वार था आपको पता है कि 261 बीसी में हुआ। कनिष्क का शासन आपको पता है कि लगभग 78 सी, जो आपका शक एरा जब स्टार्ट हुआ था, वहां से हम मानते हैं शक संवत की स्थापना यहाँ से हुई थी, ठीक है, शक संवत की। और उस टाइम जो है कनिष्क का आपको पता है मानते हैं। कनिष्क ने आपको पता है कि 72, आपको पता है कि 72 में एडी में जो आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसकी भी आपको पता है कि जो आपका कनिष्क है उसने आयोजित करवाई थी आपकी महायान में, है ना। आपकी जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी ना, बुद्धिस्ट काउंसिल, उसकी भी आपको बताया कि जो कनिष्क के टाइम ही हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और शक एरा जो है आपका वो आपको पता है कि 78 सी में हुआ था। हैंसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 644 सी इन हर्षाज रीजन। हर्षवर्धन के काल में वेंसांग आया था, आपको बताया 14 साल यहाँ पे रहा था। इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी वेंसांग ने, कौन सी बुक लिखी थी? तो वेंसांग ने लिखी सी यू की, ठीक है, सी यू की वेंसांग ने लिखी थी। और वेंसांग जो है वो दक्षिण में भी गया था, पुलकेशिन के यहाँ, और आपका जो नरसिंह वर्मन है वहाँ। हर्ष के बाद किन कुलों ने पवित्र अग्निकुल से अपनी उत्पत्ति बताकर वैधता का दावा किया? Which post Harsha clans claimed legitimacy by tracing their descent from the sacred fire? अग्निकुला, ठीक है, कि हम वहां से आए हैं। तो चोल और चेर जो है आपको पता है ये तो संगम एज के हैं और हर्ष से पहले के हैं। ये हर्ष के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, हर्ष के बाद की बात कर रहा है। तो चोल और चेर तो आपको पता है कि संगम एज से है, संगमेरा, ठीक है, संगमेरा के हैं ये तो। और संगमेरा कब था आपको पता है कि आपका 300 बीसी से 300 एडी मानते हैं, 300 बीसी से 300 एडी इतना मानते हैं हम। तो ये तो आपको पता है कि हर्ष का जो शासन था वो कब से कब तक था? हर्ष तो आपको पता है कि करीब 606 से आपका शासन देखने के लिए मिलता है हर्ष का, 606 से लेके और 647 तक हम देखते हैं हर्ष का, ठीक है। हाँ मेरे हिसाब से इतना ही है, हाँ इतना ही होगा। तो यहाँ तक आपको पता है कि हर्ष का रहता है शासन। तो संगम एरा तो इससे पहले का है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है, ऑप्शन ए तो गया। प्रतिहार चौहान हो सकते हैं। पल्लव और पांडे जो है आपको पता है कि ये भी पहले के हैं, पांडे भी पहले का आपको पता है, और पल्लव भी आपको पता है कि हर्ष से पहले आपको पता है, क्योंकि पल्लवों की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आपको पता है कि 570 में करी थी, जो सिंह विष्णु उसने करी थी, ठीक है। तो हर्ष से पहले के ये भी, तो ये भी गए आपके और सिंह विष्णु ने, ठीक है, सिंह विष्णु ने करी थी। और बात करें मौर्य और गुप्त की, तो ये भी आपको पता है कि मौर्य तो जो है आपके वो तो 321 बीसी में आपको बताया कि चंद्रगुप्त स्थापना करता है। और गुप्तों के भी आपको पता है कि गुप्त भी आपके हर्ष से पहले के हैं। तो ये आपके गए, ऑप्शन भी आपका बचता है, ठीक है। प्रतिहार और चौहान, इन्होंने जो है ये दावा किया कि हम जो है पवित्र अग्नि जो आपका यज्ञ होता है ना, वहां से हमारी उत्पन्न हुई है अग्निकुल जो है, अग्निकुल राजपूतों में अग्निकुल में ये अपना दावा करते हैं, ठीक है, प्रतिहार और चौहान। अग्निकुल परंपरा प्रारंभिक मध्यकाल में विकसित हुई, यानी कि आपका जो 7th 9th आपकी जो सेंचुरी थी उस टाइम। इन वंशों ने माउंट आबू राजस्थान के अग्निकुंड से उत्पत्ति का दावा किया। दिस क्लेम्स क्लेम्ड ओरिजिन फ्रॉम ए सेक्रेड फायर पिट एट माउंट आबू राजस्थान। कि भाई माउंट आबू जो है राजस्थान में, जो सिरोही जिले में आपका है, सिरोही जिले में, वहाँ आपका जो अग्निकुंड है, वहाँ से हमारी जो है पवित्र अग्निकुंड से हमारे वंश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और जो आपके प्रमुख अग्निकुल के जो वंश हैं, मेजर अग्निकुला कलन, उनमें कौन कौन है आपके? एक तो आपके प्रतिहार हैं, एक आपके चौहान हैं, एक आपके परमार हैं, और एक आपके चालुक्य हैं। तो ये चार आपके जो प्रमुख वंश यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ये अग्नि वंश में हो गए आपके, आपको चंद्र वंश में भी देखने के लिए मिलते हैं, सूर्य वंश में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अलग अलग आपकी शाखाएं जो आपकी बढ़ रखी हैं। दिल्ली के राजनीतिक उत्तराधिकार के संदर्भ में इब्राहिम लोदी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन ऑफ दिल्ली, हु वाज द इमीडिएट सक्सेसर टू इब्राहिम लोदी? यानी इब्राहिम लोदी के बाद तुरंत जो आपका राजा बना वो कौन था? बात करें इब्राहिम लोदी की, तो आपको पता है कि ये दिल्ली सल्तनत का आपका अंतिम शासक था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो 1517 से लेके 26 तक रहता है, आपको पता है ना, 1526 तक। क्योंकि 1526 में आपका पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है और उसमें ये मर जाता है, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें, ठीक है, पानीपत का फर्स्ट वॉर होता है, और बाबर जो है जीत जाता है यहाँ पे, बाबर, बाबर की यहाँ पे विन होती है।
तो इब्राहिम लोदी तो ये कहता है कि या तो विन है या लर्न है ना, या तो विन है या लर्न है, कि या तो हम जीत जाएंगे या हम सीख लेंगे। पर इसे लर्न भी नहीं मिलता, विन भी नहीं मिलता, इसे मिलती है सीधी सजाए मौत। तो वहीं आपका इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बाद की ये बात कर रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, आपको पता है कि जो जूना खान है आपका एमबीटी, ये आपका किस टाइम था? ये तो आपको पता है कि उस टाइम बना था 1325 के बाद, ठीक है। 1325 के बाद आपको देखने के लिए मिलता है 1325 से फिर आपको 1351 तक इसका टाइम पीरियड आपको लगभग लगभग इतना आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपका इससे पहले है, ये तो इसके बाद पूछ रहा है कि इसके बाद कौन था। इल्तुतमिश जो है वो भी इससे पहले था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश का जो आपका टाइम पीरियड है ना, वो आपका 1211 से लेकर आपका 1236 तक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 1211 से 1236 तक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये भी इससे पहले का है और इसका तो बाद में है। बाबर जो है वो इसके बाद था, यानी कि बाबर ने इसको मारा और बाबर फिर इस गद्दी पे बैठ गया। शेर शाह सूरी जो है वो भी आपको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड था आपका, आपको पता है कि 1540 में जब ये हराता है उसे हुमायूं को, फिर यहाँ से लेके 45 तक ये रूल करता है। आपको पता है कि जो चौसा और कन्नौज पेशावर के जो युद्ध हुए थे, उसमें ये हुमायूं को हरा के फिर ये राजा बनता है। तो इल्तुतमिश के, ये आपका इल्तुतमिश पहले का है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक जो है इससे पहले का है। शेर शाह सूरी इसके काफ़ी बाद का है ना। तो इब्राहिम लोदी के तुरंत बाद जो बना था वो बाबर बना था, इसने मुगल वंश की स्थापना भी करी थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526, 1526 में इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक है। और ये ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र और अंतिम शासक था, ठीक है। सल्तनत का अंतिम रूलर था, ठीक है, अंतिम था, अंतिम शासक था ये। और युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र रूलर था, ठीक है। युद्ध में मारा गया, ध्यान रखना। और वहीं इसकी फिर नाश हो गया, ठीक है, युद्ध में मारा गया इब्राहिम लोदी। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ। द बैटल वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट यूजिंग गन पाउडर आर्टिलरी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो वहीं जो आपका पहला तोप खाने का जो प्रयोग हुआ था ना, वो यही हुआ था इसी में। तो लुगुमा पद्धति का भी बाबर ने भारत में आपको पता है कि यूज़ किया था। तो लुगुमा पद्धति, ठीक है। तो लुगुमा जो आपकी एक टेक्निक होती है ना उसका, तो लुगुमा पद्धति दोनों तरफ से घेर के फिर मारते हैं, उसका भी यूज किया था। इससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो आपका कब से कब तक चला? आपको पता है कि 1526 में जब बाबर ने स्थापना करी, उससे लेकर 1857 में जब आपका बहादुर शाह जफर को रंगून में मार दिया जाता है, तब तक ये आपका रहा। यानी कि 1857 में आपको पता है कि आपका जो बहादुर शाह जफर है उसे कैद कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। तो तब तक आपका ये मुगल साम्राज्य रहा। शिवाजी ने किस वर्ष खुद को छत्रपति घोषित किया, आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य की स्थापना करी? इन विच ईयर डिड शिवाजी प्रोक्लेम हिमसेल्फ छत्रपति, ऑफिशियली फाउंडिंग द मराठा एम्पायर? यानी कि उनका विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये बात है आपकी 1674 की, 1674 की, जब उन्होंने आपका राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण करी, ठीक है। 1630 में इनका जन्म हुआ, आपको पता है, ठीक है। 1630 में इनका जन्म हुआ, सिवनेर दुर्ग में हुआ, ठीक है। सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ, सिवनेर आपका जो फोर्ट है उसमें, वहाँ इनका जन्म हुआ। और ये जो इन्होंने राज्याभिषेक किया था वो कहाँ पे किया था? तो रायगढ़ का जो आपका फोर्ट है ना वहाँ पे, रायगढ़ में, ठीक है। रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। और बाकी इनके बारे में आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में, कि पुरंदर की संधि वगैरह। अब कोई नया आ रहा है भाई, तो इसके लिए मैं ये तो है नहीं कि बार बार बता रहा हूँ। आप एक काम करो, आप पहले के लेक्चर देख लो, ठीक है। वरना जो जुड़े हुए हैं शुरुआत से, उनको इरिटेटिंग लगता है कि यार क्या फिर से बता रहे हो, पहले आप बता चुके हो। तो इसलिए आप एक काम करना, जिसने नहीं देख रखा है आप पहले के लेक्चर भी देख लेना, ठीक है। शिवाजी वाज क्राउंड छत्रपति ऑन 6 जून 1674। तो 1674 में 6 जून को इनका राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक जो है रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ, रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में इनका ये आपका हुआ, ठीक है। और ये जो अनुष्ठान था वो वाराणसी के जो आपके गंगाधर भट्ट थे उनके द्वारा ये आपका संपन्न हुआ। द रिचुअल वाज परफॉर्म्ड बाय गंगाधर भट्ट, ए स्कॉलर फ्रॉम वाराणसी, जो आपका उत्तर प्रदेश में ना, वाराणसी, वहां से। नैनार 63 दक्षिण भारतीय संतों का एक समूह था जो मुख्य रूप से किस देवता के प्रति समर्पित थे? The Nainars were a group of 63 South Indian saints primarily devoted to which deity? ये भाई जो आपके नैनार थे दक्षिण भारत में, जब आपका भक्ति मूवमेंट हुआ था उस टाइम, तो ये किसकी पूजा करते थे, है ना? तो आपको पता है कि ये शिव जो आपके हैं हिंदुइज्म में, उससे आपके रिलेटेड थे नैनार। और एक थे आपके अलवार, ठीक है, अलवार। ये किससे थे? तो ये विष्णु जी से, ठीक है, विष्णु जी से ये थे, विष्णु से, ठीक है। ये आपके भगवान विष्णु से थे। इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी थी 12, ठीक है, 12 थी अलवारों की। और नैनारों की आपकी 63। नैनारों में आपके क्या है कि अलवार और नैनार में
दो प्रमुख आपकी जो है स्त्री भक्त हुई, ठीक है, उनका आपका अक्सर नाम पूछ लिया जाता है। तो अलवारों में जो आपकी एक वुमेन थी, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि आपको पता है कि जो उस पे उसके बारे में जो कृष्णदेव राय है उन्होंने भी लिखा था अमुक्त माल्याद, उनकी जो भक्ति थी उसके बारे में। तो वो कौन थी, वो विष्णु की जो भक्त थी वो थी आपकी अंडाल, ठीक है, अंडाल थी जो आपकी वुमेन थी, ठीक है, स्त्री थी, उन्होंने स्त्री भक्त थी, ठीक है, उन्होंने विष्णु की भक्ति करी, ठीक है। और इनके बारे में जो है आपका अमुक्त माल्या जो है, इसने लिखा है कृष्णदेव राय ने, अमुक्ता माल्याद, ठीक है, वो उन्होंने लिखा है माल्याद। ये लिख रखा है आपका किसने, कृष्णदेव राय ने, इनके बारे में कृष्णदेव राय इन पे आधारित है। कृष्णदेव राय जी ने ये लिखा है, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1509 से लेकर 29 तक, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहो, आपको याद रहेगा, ठीक है। बात करें नैनारों में, तो नैनारों में एक स्त्री भक्त थी, वो कौन थी आपकी, जो आपकी एक स्त्री भक्त थी वो थी आपकी करईकल अमैयार, ठीक है, करईकल अमैयार, ये नाम आपको देखने के लिए मिलता है, अमैयार, अमैयार, ये नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नैनार जो है आपके 63 तमिल सेवा सेंट्स थे, यानी कि जो 63 तमिल शैव संतों का समूह था, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव बोलते हैं, ठीक है, जो उनको मानते हैं। दे लिव्ड बिटवीन 6th एंड 9th सेंचुरी CE, वो 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच सक्रिय थे, ठीक है। और देयर डिवोशनल हिम्स फ्रॉम द तेवारम पार्ट ऑफ तिरुमुरई, उनके भजन तेवारम में संकलित हैं, जो तिरुमुरई का भाग है। नेक्स्ट है आपका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की कौन सी ब्रिटिश प्रशासनिक नीति शुरू की गई थी, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। तो जो भू राजस्व थी, भू राजस्व क्या होता है आपका, लैंड रेवेन्यू, जब किसान खेती करता है ना जमीन पे, तो उसमें से जो पार्ट होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम लेती थी, जैसे आपके या मूवीज में देखते हो ना कि गुंडे हफ्ते वगैरह लेते हैं कि चल हफ्ता निकाल, जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा, वो एक गुंडा जाके एक लड़के को बोलता है, वो लड़का क्या है कि ऊपर एक ब्रिज पे बैठा रहता है, तो उसको बोलता है कि चल हफ्ता निकाल, वो गुंडा बोलता है उस लड़के को। तो लड़का बोलता है उस गुंडे को कि तेरी उम्र कितनी है, तो गुंडा बोलता है कि मेरी उम्र 35 साल के आसपास है। लड़का बोलता है कि मेरी अभी 15 है, 10 साल बाद मैं 25 का हूँगा और तू 45 का, फिर मेरे बड़े डोले शोले हो जाएंगे और तू बूढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैं तेरे को मारूंगा, तब तू क्या करेगा। तो फिर वो गुंडा क्या करता है, उसको सीधा वहाँ धक्का दे देता है और वो लड़का भाई मर जाता है, कहानी खत्म। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि समस्या को पहले खत्म कर दो, इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए। तो वो वाली बात है। तो जो पार्ट होता है ना भूमि में, वो जैसे वो तेरे नाम में बोलता है ना शायद सलमान खान की, ले रे दिल के, ले तेरा हफ्ता नहीं देना। तो वैसे वो वाली बात है। तो कॉर्नवालिस ने जो आपका किया था सिस्टम, वो किया था आपका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे आप इस्तमरारी भी बोलते हो, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हो, इस्तमरारी। कहाँ पे किया था ये बंगाल को जो आपका क्षेत्र था वहाँ पे। इसमें क्या था, इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको जो है इतने अभी है ना, अब हर साल हम आपसे अलग अलग नहीं लेंगे, भूमि को एक बार देख लिया, अब आपको परमानेंट है ना, हर साल इतना आपको रिवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे भले ही कर सी कम हो, चाहे आपकी ज़्यादा हो, बस आपको देना ही पड़ेगा, चाहे अकाल ही पड़ जाए, कहीं से भी ला के दो, पर आपको इतना तो रिवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये आपका स्थायी बंदोबस्त था, जो आपका 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। भू राजस्व को जमींदारों के साथ स्थायी रूप से तय किया गया। रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड परमानेंटली विद जमींदार। तो ये क्या होता था कि ये किसान जमींदार को देते थे अपना रेवेन्यू, और कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे, बाकी बड़ा हिस्सा जो है वो ये जाके अंग्रेजों को दे देते थे। तो इसमें भी आपका एक सूर्यास्त कानून था, ठीक है, सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, ठीक है, ये आपको इस्तमरारी में देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो एक निश्चित तारीख को, जब तक सूर्य आपका अस्त होता है ना, सनसेट होता है, उससे पहले अगर रेवेन्यू ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर जमींदारों की जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम कर दी जाती थी। तो इनको फिक्स था कि भाई इतनी तारीख को सूर्य अस्त हो उससे पहले तुम यहाँ चले आना, वरना फिर तुम्हारा सब कुछ जाएगा, ठीक है। वो जैसे बोलता है ना कि वो MLA में कि जिंदगी में वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ठीक सुबह 9 बजे यहाँ जरूर पहुंच जाना, इस मीटिंग मीटिंग में मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जमींदारों को था कि भाई सनसेट से पहले पहुंच जाना, वरना फील्डिंग सेट रहेगी तुम्हारी। कितूर की वे रानी कौन थी जिसने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। हु वॉज द क्वीन ऑफ कितूर दैट लेड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1824। 1824 में सशस्त्र विद्रोह किया, ठीक है, शस्त्रों के साथ, कर्नाटक में। कौन थी वो, रानी चन्नम्मा, ऑप्शन बी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, ये आपको बताया कि कब से है, ये आपको बताया 1857 का जो आपका रिवोल्ट था, 1857 का, उससे है। लक्ष्मीबाई जी आपको बताया कि झांसी में, इन्होंने झांसी में किया, और जो आपकी ये बेगम हजरत महल है इन्होंने लखनऊ में किया।
तो वो रानी चेन्नम्मा थी जिन्होंने कित्तूर में आपका नेतृत्व किया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया और उन्होंने दत्तक निषेध नीति के तहत कित्तूर के विलय का विरोध किया। शी अपोज्ड द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू अनेक्स कित्तूर यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको बताया कि ये दत्तक जो आपकी नीति थी ना, कि अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, सगा आपका बेटा नहीं है, ठीक है, आपका राजा मतलब जो भी हो, अगर आपके खुद का जो है बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे को गोद लेकर आप राजा नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर में आपका शामिल होगा, ठीक है। या तो अपना खुद का बच्चा पैदा करो, और अगर नहीं है तो फिर वो ब्रिटिश एम्पायर में आपका साम्राज्य जाएगा। तो इसके खिलाफ रानी चेन्नम्मा जी ने विद्रोह किया। शी इज रिमेंबर्ड एज एन अर्ली वुमेन फ्रीडम फाइटर। उन्हें प्रारंभिक महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। नई दिल्ली में इंडिया गेट को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार वास्तुकार कौन था? हु वॉज द आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली में जो आपका इंडिया गेट है उसके लिए कौन था? अब देखो, जैसा अभी आपका ना दिल्ली का भी जो आपका वातावरण है ना, एक्यूआई है जैसा, अगर वहाँ कोई व्यक्ति अब जाके रहने लग जाए, वो बोले कि नहीं मेरे को तो इंडिया गेट देखना है, तो भी वहाँ पे इतना, आप बताइए, पोल्यूशन है कि लुट जाओगे आप, है ना। फिर आप वो गाना गाओ कि हम तो लुट गए। तो एडविन लुटियंस इन्होंने ये आपका बनाया था, ये इसके आर्किटेक्ट थे, ठीक है। जो आपका इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली में है, और आपका जो गेट वे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है, ध्यान रखना। इंडिया गेट was designed by Sir Edwin Lutyens और कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1921 एंड 1931। 10 साल लगे, 1921 से 1931 के बीच हुआ। इट कॉमेमोरेट्स 70,000 इंडियन सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से लेके आपका 1918 तक, ठीक है। 1918 19 आपका जो होता है यहाँ तक आपका ये हुआ था। 1914 से 1918 के बीच आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जो आपके 70,000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया, उनकी स्मृति में आपका ये इंडिया गेट बनाया गया। 42 जो आपका संशोधन था, अधिनियम था, उसके द्वारा किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? विच सब्जेक्ट was transferred from the state list to the concurrent list by the 42nd अमेंडमेंट एक्ट? इन चीज़ों पे हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। ये आपको पता कि 1976 में हुआ था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें आपके दोनों ही होंगे, ठीक है। आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और आपकी जो शिक्षा, ये दोनों ही जो है आपके इसमें आपके समवर्ती सूची में आपके इन्होंने किए थे। स्टेट लिस्ट से आपके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 शिफ्टेड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। शिक्षा को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स इन 1977 ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। जब आपका आपातकाल चल रहा था उस टाइम ये पारित हुआ, और 1977 में ये लागू हुआ। शिक्षा के साथ साथ आपका वन, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण भी समवर्ती सूची में जोड़े गए। अलॉन्ग विद एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ऑल्सो शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपके बार्ड वगैरह जो भी हैं वो सारे आपके जो 5 विषय हैं वो आपकी जो स्टेट लिस्ट है उससे कॉन्करेंट लिस्ट में आपके डाले गए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड थ्रू विच सिस्टम? ठीक है। तो ऑप्शन ए था आपका एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो आपका मतलब आपका प्रोपोर्शनल आपको बताया कि जो सबको बांट के मिलता है ना, कि भाई इस एरिया का इतना ही आपका जो है नेतृत्व करेगा। ऑप्शन बी आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहले खंबा चुनने वाली प्रणाली। ये क्या बक रहे हो? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, ये क्या है? सिंपल मेजोरिटी से थोड़ी होता है। प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार, डायरेक्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ऐसा तो है नहीं कि सभी जाके उन्हें वोट करते हैं कि हम 18 साल के हम राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में भाग लेंगे, नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उससे आपका होता है। द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। तो आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचित मंडल होता है, जिसमें आपके सांसद और विधायक जो है वो सारे शामिल होते हैं, एमपी और एमएलए। और ये जो आपका वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट एज पर आर्टिकल 55। मतदान जो है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, यानी कि पता नहीं लगता कि किसने किसको किया। बात करें ना, 1970 के आसपास की बात है, जब इंदिरा गांधी जो है वो आपको पता है कि कांग्रेस को आपकी लीड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस में उनसे बड़े भी काफ़ी नेता थे, तो वो क्या उनसे जलते थे, तो वो इंदिरा गांधी को आपको पता है कि हटाने के विचार में थे। तो उस टाइम जो आपके प्रेसिडेंट के जो आपके इलेक्शन हुए थे ना, या आपके राष्ट्रपति के, तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का जो आपका था ना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका कांग्रेस का आपका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका नहीं किया सपोर्ट, ठीक है। तो दूसरा था ना आपका दूसरी ओर, उसको इन्होंने सपोर्ट किया था।
जो दूसरे ओर से आपका रिप्रेजेंट कर रहा था उसको। इसीलिए इसमें आपका गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में मुख्य रूप से क्या शामिल है? व्हाट डज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली कवर? पहली बात तो ये जो मूल क्षेत्राधिकार है ये किस में आता है आपका? आर्टिकल 131 में, ठीक है। आर्टिकल 131 में आपको ये मूल क्षेत्राधिकार देखने के लिए मिलता है। ऑल सिविल केसेस, सभी नागरिक मामले, तो ये तो है नहीं कि इसमें आपका जो है केवल आपका जो मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें आपकी अदर स्टेट कोर्ट वगैरह जो हाई कोर्ट वगैरह वो नहीं ले सकते, तो ये तो गलत है। ऑल क्रिमिनल अपील्स, ये भी गलत है, ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। आपका मान लो या तो भारत की जो आपकी सरकार है यानी कि मोदी जी अगर आपकी जो कैबिनेट बैठती है उनमें और आपका हरियाणा में विवाद हो गया, तो ऐसे में कौन करेगा? आपकी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये इसका ओरिजिनल जस्टिफिकेशन है। या मान लो आपके जो पंजाब और हरियाणा उनके बीच हो गया, तो ऐसे में भी आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। या ये मान लो कि पंजाब और हरियाणा एक साइड है और आपका यूनियन एक साइड है, तो इन ऐसे मामले में भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। द ओरिजिनल जस्टिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 131, और इसमें जो है आपका संघ और राज्यों अथवा राज्यों के आपसी विवाद शामिल होते हैं। इट डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। निजी व्यक्तियों से जुड़े मामले इस अधिकार में नहीं आते। मैटर्स इन्वॉल्विंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस जस्टिफिकेशन। तो जो आपकी कोई एक निजी व्यक्तियों को कुछ लड़ाइयाँ वगैरह की, सर मेरी पत्नी मुझे तलाक देना चाहती है, तो वो इसके मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ओरिजिनल जस्टिफिकेशन में नहीं आता है, ध्यान रखना। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो होता क्या है? सभी बजट सत्रों की अध्यक्षता करना, टू प्रिजाइड ओवर ऑल बजट सेशन, तो ये तो आपको बताया कि लोकसभा का स्पीकर करता है, तो ऑप्शन बी तो गलत है। सभी सदस्यों के चुनाव प्रमाण पत्रों की जांच करना, टू चेक द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। क्या बोल रहे हो? धन विधेयकों पर सहमति देना, टू गिव असेंट टू मनी बिल्स, ये भी आपका लोकसभा का जो स्पीकर है वो करता है। इसका काम होता है ऑप्शन ए, वेयर इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज अंटिल ए रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक पद संभालना। अब देखो नई नई आपकी मान लो कि आपकी लोकसभा चुन के आई है, नई नई है ना, पार्लियामेंट ने आपका नया नया जो है संसद आई है आपकी, अलग अलग सांसद जो है चुन के आए हैं। ये तो है नहीं कि आते ही किसी को बैठा दिया कि हाँ तुम है ना, तुम अध्यक्ष हो ना, ठीक है तुम हम अध्यक्ष बनाते हैं, तुम जाके वहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है। अध्यक्ष चुनने के लिए वोट वगैरह होते हैं, आपको पता है, और फिर ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है उसी में से आपका स्पीकर बनता है। लेकिन ये जितना आपका उस स्पीकर के लिए वोट वगैरह जो करना होता है ये कौन करते हैं? वो जो करवाते हैं, उससे करवाने के लिए आपको पता है कि एक मैनेजर तो होना चाहिए ना जो उसे पूरा मैनेज कर सके, तो उस टाइम जो आपका होता है वो प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे उम्र में बड़ा होता है उसे बनाते हैं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, और वो सारा आपका मैनेजमेंट देखता है जब तक आपका जो लोकसभा का स्पीकर है वो आपका नियुक्त नहीं हो जाता, तो इसका काम ये होता है। द प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्टर्स द ओथ टू न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स। यह आपका प्रोटेम स्पीकर जो है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, जो आपके नए नए सांसद आते हैं उन्हें, नए नए मतलब सभी आपको पता है उस टाइम नए आते हैं, वे केवल तब तक अध्यक्षता करता है जब तक नियमित अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, यानी कि आपका जो रेगुलर स्पीकर है वो आपका नहीं चुनाव उसका जो है हो जाता है। द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो है वो आपके नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। भारतीय जैसे आपने देखा ना कि मान लो एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपका जो प्रिंसिपल है वो हर क्लास में आपका मॉनिटर को है नियुक्त करता है कि भाई तुम मॉनिटर है, जब तक तुम्हारा टीचर क्लास में नहीं आ जाए ये तुम्हारी जो है नियुक्ति आपकी जो है ये सारी मैनेजमेंट रहेगी कि आपको क्लास को चुप वगैरह रखना है। तो प्रिंसिपल कौन है? वो राष्ट्रपति है आपका। जो मॉनिटर है वो कौन है? वो प्रोटेम स्पीकर है। और जो टीचर है जो आपका फिर आ जाएगा तो उसके बाद सारा मैनेजमेंट वो करेगा, वो आपका लोकसभा स्पीकर है, ठीक। भारतीय कानूनी ढांचे के तहत सूचना का अधिकार आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किसे उपलब्ध है? टू होम इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अवेलेबल अंडर द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। आपने काफ़ी सुना होगा कि जब ये एसएससी में ये घपला वगैरह चल रहा था ना, तो टीचर आपके काफ़ी बात कर रहे थे कि हमने आरटीआई डाली है, ठीक है। तो वो क्या है कि हम सूचना मांगते हैं, हम आपकी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सभी निवासी के पास है ये अधिकार। भारत के सभी निवासी में तो आपके बाहर वाले भी आ सकते हैं, अंदर वाले भी आ सकते हैं, जो विदेशी हो भारत में रह रहे हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो वो भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो गया आपका। ऑप्शन सी क्या बोलता है? भारत में रहने वाले विदेशी, फॉरेनर्स रेजिडेंसिंग इन इंडिया, रिजाइडिंग इन इंडिया, जो भारत में फॉरेनर आपके रह रहे हैं, विदेशी रह रहे हैं, जो उनके लिए तो नहीं है ये। अब विदेशी थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई फलानी पंचायत से मैं ये बात कर रहा हूँ, इस पंचायत में सरपंच जी इतने पैसे कहाँ गए,
तो सरपंच बोलेगा कि अरे विदेशी गोरे, अपने काम से काम कर लेना, जाके शरारती अमेरिका पे काम कर ले, यहाँ हमें ज्ञान मत है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो विदेशियों के पास आरटीआई थोड़ी है, नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखो, वैसे तो यही होता है कि आम आदमी की बात कम सुनता है, लेकिन फिर भी ये आपका केवल सरकारी अधिकारी को थोड़ी है। केवल भारत के नागरिकों को, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक अगर आप हैं तो आप आरटीआई डाल सकते हैं, बट आरटीआई की भी एक लिमिट होती है ना, एक सीमा होती है, बॉर्डर होती है, उसके पार आप नहीं पूछ सकते। अब आप मान लो आरटीआई डाल दे कि हाँ मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि हमारी आर्मी के पास कितनी की राइफल होगी, तो वो बोलेंगे कि अरे चला जा, क्योंकि आरटीआई की भी लिमिट है। अब सूचना का अधिकार है, ये थोड़ी कि आप मोदी जी से आरटीआई डाल के पूछोगे कि हाँ सर, मेलोनी जी के साथ कहाँ कहाँ गए आप घूमने, हैं प्रोग्राम आपको कुछ अच्छा बना या ना बना। तो ऐसे अगर आप पूछोगे तो फिर मोदी जी आपको कहेंगे कि लवणे न भोजन, ये लवण के बिना भोजन अधूरा होता है, लवणे न भोजन। तो ये बोलेंगे आपको कि आप लवण का स्वाद लीजिए वरना आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो आरटीआई की भी आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बारे आप नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर भी आपकी जो आरटीआई है वो भारत के जो नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पास है। वो ये पूछ सकते हैं कि सरपंच साहब, ये अभी आपको 5 करोड़ रुपए मिले, इसका आपने क्या कुछ किया। तो इसके लिए आरटीआई आपके निकलवाते हैं कि कितने आपके रुपए आए। तो आरटीआई से हमें पता लगता है कि कितने रुपए आए। फिर आरटीआई से हमें पता लगा कि भाई ये आपकी फलानी आपकी पंचायत है, इसके लिए हमें 5 करोड़ रुपए हमने दिए थे। अब 5 करोड़ क्या, सरपंच साहब ने 5 रुपए का काम नहीं करवाया। फिर जाते हैं सरपंच साहब के पास कि सरपंच साहब, आए तो 5 करोड़ रुपए थे, आपने तो गांव में कुछ नहीं किया, तो रुपए गए कहाँ। तो सरपंच साहब उससे बोलते हैं कि देखो, जो भी गए जहाँ भी गए, ये लो 1,000 रुपये, वापस चले जाओ। वो ज़्यादातर जो नागरिक हैं वो वापस आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो 1,000 रुपये मिल गए। तो ये आरटीआई जो है आपका, इंडिया के जो सिटीजन हैं उन्हें, उनके पास है। फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया, उनके पास नहीं है, विदेशियों के पास नहीं है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ग्रांट्स द राइट एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिकों को ये अधिकार देता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, ठीक है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। एनआरआईज हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप आर ऑल्सो एलिजिबल। भारतीय नागरिकता रखने वाले एनआरआई भी इसके पात्र हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश एन इंटरेस्टेड काउंसिल। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कौन सा आर्टिकल इंटरेस्टेड काउंसिल की बात करता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, आपका आर्टिकल 263 इसके बारे में बात करता है, ठीक है, कि राज्य में कुछ विवाद हो उसके लिए आपकी जो इंटरेस्टेड काउंसिल बनाई जा सकती है, यूनियन और स्टेट के बीच, स्टेट और स्टेट के बीच, ऐसे मामलों के लिए। और सरकारिया कमीशन ने भी इसकी सिफारिश करी थी कि आपका सरकारिया, आपका जो आयोग था उसने, सरकारी आयोग ने कब बना था ये सरकारी समिति जो आपकी कब बनी थी, 1983 में ये बनी थी। और 88 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे, आर एस सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आर्टिकल 262 जो है आपका अनुच्छेद 262, ये आपका जो इंटरेस्टेड, आपके जो वाटर डिस्प्यूट है ना, जो जल विवाद है इंटरेस्टेड, उनके बारे में बात करता है, ठीक है। आपके जो इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट है ना, उनके बारे में, वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में ये आपकी बात करता है, ठीक है, डिस्प्यूट्स के बारे में। जो आपके अंतर्राज्यीय जल विवाद है ना, उसके बारे में, अंतर्राज्यीय जल विवाद, उसके बारे में। फिर ये आपका जो है एक ट्रिब्यूनल भी बैठाता है कि ऐसे जो ट्रिब्यूनल होंगे वो आपके जल न्यायाधिकरण होंगे, उसमें जो आपका, उसने जो आपका ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया, उससे उसके बाद आप उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो आपका अंतिम होता है, ठीक है। आर्टिकल 280 जो आपको बताया कि वित्त आयोग से संबंधित है, केंद्रीय वित्त आयोग से, ठीक है। आपका जो यूनियन, आपका जो फाइनेंस कमीशन है उससे, वित्त आयोग से, ठीक है। और आपका जो आर्टिकल 312 है, ये आपको बताया कि जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आपके आईएएस आईपीएस, उनके सर्जन से है कि नहीं, हम जो है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं बनाते हैं, उनके लिए राज्यसभा का जो 2/3 है आपका आवश्यक होता है। इसकी सिफारिश जो है आपकी, द काउंसिल वाज फर्स्ट सेटअप इन 1990, 1990 में आपकी वीपी सिंह के टाइम, या वीपी सिंह के समय जो है आपकी, उस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके टाइम आपकी ये बनी भी थी। और किसकी सिफारिश पे, सरकारिया कमीशन की सिफारिश पे। इट सर्व्स एज प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। राज्य और जो आपके केंद्र है उनके बीच समन्वय का मंच है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ ए मनी बिल। तो इसके बारे में मैंने भर भर के आपको बता रखा कि भाई अनुच्छेद 110 जो है वो इसकी बात करता है कि लोकसभा जो स्पीकर है उसका इस पर जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा कि कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, वो आपका लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। आर्टिकल 108 जो है आपका
ये आपको पता है कि जो ज्वाइंट सीटिंग है ना, जो आपकी संयुक्त बैठक है उसके बारे में है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग, उसके बारे में। आर्टिकल 123 जो है अनुच्छेद 123, ये राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, राष्ट्रपति का जो आपका जो अध्यादेश होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो आपका प्रेसिडेंट का जो आपका अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश, उसके बारे में आपका ये बात करता है। राष्ट्रपति का आपका जो अध्यादेश, जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं होती उस टाइम। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन राज्य में, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल होता है ना, प्रेसिडेंट्स रूल, उसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ओनली द लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक, और वो भी आपका एक मंत्री ही ला सकता है, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइज वेदर ए बिल इज ए मनी बिल। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रमुख परिणाम क्या था? व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? लोकसभा में आपकी जो लोकसभाओं में और राज्य विधानसभाओं में जो आपके एंग्लो इंडियन थे ना, उनके नामांकन को समाप्त कर दिया। एबोलिश्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा, और आपकी जो स्टेट असेंबलीज है ना, विधानसभाएं हैं, उनमें भी। यानी कि होता क्या था कि जो यूरोपीय है ना, जो कुछ हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो यूरोपीय थे, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए मतलब ऐसा था कि भाई दो सदस्य जो है उनका नामांकन होगा, उन्हें मनोनीत किया जाएगा। लेकिन फिर ये सिस्टम आपका खत्म कर दिया, ठीक है, 2019 में आपका ये आया था। और इसमें आपका और क्या था, आपकी जो SC ST है ना, उनका जो रिजर्वेशन है उसे 10 साल बढ़ा दिया था। द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 abolished द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पे लागू हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे और लोकसभा पे, दोनों पे आपका ये अप्लाई हुआ। द अमेंडमेंट एक्सटेंडेड SC ST रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स टिल 2030। इस संशोधन ने अनुसूचित जाति यानी कि आपकी जो शेड्यूल कास्ट है और आपकी जो जनजाति है यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है, उनका जो रिजर्वेशन है उसे 2030 तक बढ़ा दिया। कौन सा दोआब? दोआब का मतलब क्या होता है कि दो भूमियों के बीच, मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, उसे बोलते हैं दोआब। अपने भौगोलिक स्थान के साथ सही सम्मिलित है। विच दोआब लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज करेक्टिवली मैच्ड विथ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जो बाहरी दोआब है वो व्यास और रावी के बीच है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्योंकि देखो व्यास जो है, व्यास का इसने आपका बे लिया है और आपकी जो रावी है उसका इसने रे लिया है, बारी, ठीक है, तो यहाँ से बनता है आपका बिस्ट जो है आपका। बिस्ट आपका किसके बीच बनता है? बिस्ट जो आपका एक तो वापस आपका व्यास का भी हो गया, और आपका टेक किस में आता है? सतलज में, सतलज में आपका आता है। तो ये आपका व्यास और सतलज के बीच है, ठीक है, सतलुज के बीच, सतलुज के बीच। और आपका जो रचना दोआब है ये किसके बीच है? ये आपकी रावी और झेलम के बीच नहीं है, रावी और आपकी जो चेनाब है उसके बीच देखने के लिए मिलता है, चेनाब के बीच, चेनाब, क्योंकि आपका इसने रावी का फिर से ले लिया और चेनाब का चना लिया है, ठीक है। तो आपका जो रचना दोआब है बिटवीन रावी एंड झेलम, ये नहीं है, ये किसके बीच है रचना दोआब? रावी एंड चेनाब। तो जेच दोआब जो है आपका ब्यास और सतलज के बीच नहीं है, ये किसके बीच है? ये देखते हैं यहाँ पे, जेच दोआब है आपका झेलम और चिनाब के बीच, इनके यहाँ से नाम लिया है। बारी दोआब लाइज बिटवीन द ब्यास एंड रावी रिवर्स, ये पंजाब का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ पंजाब। रचना दोआब लाइज बिटवीन रावी एंड चेनाब, जैसे कि रावी का रे लिया इसने और चेनाब का चे लिया, ठीक है। और जेच जो है आपका वो किसके बीच है? झेलम और चेनाब, इसका इसने झेलम का JE और चेनाब का भी इसने शेष लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध परियोजना किस प्रमुख भारतीय नदी पर निर्मित है? अक्रॉस विच मेजर इंडियन रिवर इज द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड? तो आपको पता है कि हीराकुंड वाला महानदी पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर इन ओडिशा। इट was completed in 1957 and is one of the longest earthen dams in the world। सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है विश्व का, और ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। इट सपोर्ट्स फ्लड कंट्रोल, ठीक है, जब पानी ज़्यादा हो जाए ना तब इसमें हम कर लेते हैं ना सुरक्षित, इरिगेशन सिंचाई में। और आपका जो जल विद्युत है उसमें भी आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसमें भी आपका इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है, सपोर्ट करता है उसको ये। सबसे ऊंचा जो है इंडिया में आपको बताया कि टिहरी बांध है, उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जो उत्तराखंड में है। हेसरगट्टा घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेयर आर द हेसरगट्टा ग्रासलैंड लोकेटेड? तो हेसरगट्टा कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। हेसरगट्टा जो है बेंगलुरु कर्नाटक में घास के मैदान। हेसरगट्टा घास के मैदान बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम बाहरी क्षेत्र में स्थित है। हेसरगट्टा ग्रासलैंड आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न आउटस्किट्स ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, उस पर स्थित है ये। और
दे आर एन इम्पोर्टेंट एवियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वो जो आपके पक्षी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपके जो अलग अलग प्रकार के जो बर्ड हैं यहाँ आपके रहते हैं। समीप स्थित हैसरगट्टा झील का निर्माण जो है आपका 1894 में हुआ था। यहीं पे आपके जो हैसरगट्टा घास के मैदान है वहीं पे आपका हैसरगट्टा लेक है जो आपकी 1894 में 1894 में बनी थी। किस भारतीय बंदरगाह को लो यस के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में मान्यता प्राप्त है? विच इंडियन पोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर? तो वो कौन सा है? वो आपका मर्मगोवा जो बंदरगाह है ना आपका, ऑप्शन डी, जो आपका गोवा में है। मर्मगांव बंदरगाह गोवा वाला जो कि गोवा में है, तो ये जो आपका है लो अयस्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से आपका काफ़ी सारा लो अयस्क जो है जापान जाता है। मर्मगोवा बंदरगाह जो है गोवा में है। इट हैंडल्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। लो अयस्क का सबसे बड़ा निर्यात ये संभालता है भारत में। आयरन और इज मेनली सोर्स्ड फ्रॉम गोवा एंड कर्नाटका। लो अयस्क जो है गोवा और कर्नाटक से आता है, फिर जापान की ओर चला जाता है। भारतीय स्थानों का कौन सा समूह महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? विच इंडियन लोकेशन सेट इज नोन फॉर सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप और अंडमान जो है आपके निकोबार द्वीप समूह, यहाँ आपकी जो है कोरल आपकी जो यहाँ पे आपकी मिलती है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ऑप्शन ए। India's major coral reefs are found in Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। लक्षद्वीप में एटोल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। लक्षद्वीप हैज एटोल टाइप कोरल रीफ्स। गल्फ ऑफ मन्नार वाज डिक्लेयर्ड ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989। मन्नार की खाड़ी को 1989 में आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। यह आपको पता सबसे प्रसिद्ध क्या है मन्नार की खाड़ी में? समुद्री गाय। ठीक है, समुद्री गाय यहाँ की सबसे फेमस है। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भारत पाक जल संधि है ना, वहाँ पे भारत पाक जल संधि वहाँ आपकी देखने के लिए मिलती है जल संधि। ठीक है, वहाँ आपकी देखने के लिए मिलती है मन्नार की खाड़ी। हाउ इज नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड? शुद्ध निवेश की गणना कैसे की जाती है भाई? हमने एकदम जो अपना नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, तो जितना हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से हम अगर डिप्रिसिएशन निकाल दें, मूल्यह्रास निकाल दें, तब। ऑप्शन ए। मूल्यह्रास क्या होता है? आप मान लो कि कुछ आप बाइक लेकर आए 2 लाख की, है ना, आप कुछ मान लो आप 2 लाख की बाइक लेकर आए। ठीक है, 2 लाख की आप बाइक लेकर आए, आपने उसे 1 लाख, एक मतलब 1 साल आपने यूज़ लिया। अब आपका 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, 1 साल बाद जो है वो आपकी बाइक का प्राइस गिर के कितना आ गया? आप 2 लाख में लेके आए, वो आपकी बाइक आ गई करीब 1,50,000 या 40,000 मान लो। ठीक है, यहाँ आपकी वो आ गई 1,40,000 पे आपकी बाइक आ गई। अब ये 60,000 जो कम हुआ है ना, ये 1 साल में, ये क्या है? इसकी घिसावट के कारण कि भैया इसके ये पुरानी हो गई है, इसका इंजन भी आपको पता काफ़ी यूज में आ गया। ठीक है, तो ये 60,000 जो आपका क्या है? ये मूल्यह्रास है, आपका डिप्रिसिएशन है। तो ऐसे ही आपका जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो अगर हमें उसमें से हम अगर डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट शोज द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। शुद्ध निवेश अर्थव्यवस्था की पूंजी भंडार में वास्तविक वृद्धि को दिखाता है कि भाई हमने कितना जो है इसमें पैसा हमने शुद्ध डाला है। ठीक है, यदि शुद्ध निवेश शून्य हो तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में होती है। इफ नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो, द इकोनॉमी इज इन ए स्टेशनरी स्टेट, कि भाई अब जो है आपकी स्थिर अवस्था में है क्योंकि इसमें पैसा डल ही नहीं रहा है, तो बढ़ेगी कैसे? तो वहीं पे आपकी स्थिर हो रखी है। कौन सा प्राधिकरण किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों को प्रमाणित करता है? विच अथॉरिटी सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी? वो आपका करता है सीएजी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये करता है इसके बारे में कि भैया करों और शुल्कों की जो शुद्ध प्राप्ति है ना, कितना हमें जो है टैक्स आपका जो है हम मिले हैं, उसके बारे में ये प्रमाणित करता है। ये कार्य जो है आपका आर्टिकल 279 आपका जो 1 है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। सर्टिफाइड नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द बेसिस फॉर टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट। प्रमाणित शुद्ध प्राप्ति जो है राज्यों को कर हस्तांतरण का आधार बनाती है कि भाई हमें हमें इतना मिला है, केंद्र बोलता है कि हमें इतना सब कुछ पैसा मिला है, अब इसमें से हम अलग अलग राज्यों में इतना इतना बांट रहे हैं। ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रदान किया जाने वाला कुल वार्षिक वित्तीय लाभ क्या है? अंडर द पीएम किसान योजना व्हाट इज द टोटल एनुअल फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फार्मर्स? तो 6,000 रुपये आपके हर साल मिलते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में। 2,000 की आपकी 3 किस्तें आती है। ठीक है, 3 किस्तों में आपके 6,000 मिलते हैं। हर 4 महीने में आपकी एक किस्त आती है 2,000 की। ठीक है, 3 किस्तों में आपके मिलते हैं। 2019 से आपकी स्टार्ट हुई थी, 2019 से आपकी ये पीएम किसान स्टार्ट है। पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोवाइड्स 6
6,000 पर ईयर टू एलिजिबल फार्मर, 6,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं। द अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 की 3 समान किस्तों में ये आपकी मिलती है। और ये जो योजना है कब लॉन्च की गई थी? फरवरी 2019 में। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करने के लिए कितना आवंटन किया गया था? इन द यूनियन बजट 2025-26 हाउ मच वाज एलोकेटेड फॉर डेवलपिंग इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस के लिए कितना? तो 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़, ठीक है, इतना उन्होंने इसके लिए किया था आवंटन। इन द यूनियन बजट 2025-26 20,000 करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर डेवलपिंग इंडिजिनियस एसएमआरएस, जो आपके लघु मॉड्यूलर रिएक्टर हैं स्वदेशी, उनके लिए। द टारगेट इज टू डेवलप 2 ऑपरेशनल एसएमआरस बाय 2033, 2033 तक 2 कार्यशील एसएमआर विकसित करने का आपका उद्देश्य है। एसएमआर जो है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। एसएमआर सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? हाउ इज द रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड? तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट को निकाल दें तब हमारा आता है राजस्व प्राप्तियाँ, नहीं आपका जो राजस्व घाटा है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, कि भाई हमें जो है, हमने मान लो कि हमें 5 करोड़ हमें मिला, 5 करोड़ हमें मिला और हमारा खर्चा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ हमारा खर्चा है, ठीक है। तो हमारी जो इसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 10 करोड़ है, और हमारी रिसिप्ट कितनी है? 5 करोड़। तो हमारा जो 5 करोड़ है ना, ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, यानी कि आपको जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए तब। इट रिफ्लेक्ट्स दिस सेविंग बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार की बचत में कमी को दर्शाता है। ये बचत तो छोड़ो, ये तो खर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लगातार राजस्व घाटा कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का संकेत है, यानी कि आपको अगर लगातार आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? पुअर क्वालिटी ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, क्या आप अच्छे से राजस्व, आप जो राजकोषीय प्रबंधन है वो नहीं कर पा रहे हैं, आप जो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, बचा कम रहे हैं, तो आपकी जो एक राजकोषीय नीति है ना वो गलत है, आप टैक्स कम ले रहे हैं या आप अलग दिशा में चल रहे हैं, आपकी पुअर है, ठीक है, क्वालिटी पुअर है इसकी मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फेजेस इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज एक चरण में चरणों के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम की पहचान करें कि पहले कौन होता है बाद में कौन होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पहले होता है आपका लेप्टोनिन, फिर आपका जाइगोटिन, फिर आपका पेकिटिन, फिर आपका डिप्लोटिन और फिर आपका डाइकिनोसिस, ठीक है। तो ये आपका होता है इस क्रम में, ठीक है, यानी कि आपका लेप्टोटीन, फिर आपका जाइगोटिन, फिर आपका पेकिटिन, और फिर आपका डिप्लोटिन और फिर आपका डाइकिनेसिस। क्रॉसिंग और ऑफिस ड्यूरिंग द एंड पेक्टिन चरण, तो आपका जो पेक्टिन चरण होता है ना, जब आपका पेक्टिन स्टेज होता है उसमें आपका जो क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया होती है पेक्टिन स्टेज में, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ म्यूसिस, यानी कि प्रोफेज एक जो है अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा और जटिल चरण आपका होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम जो इसमें लगता है प्रोफेज फर्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि उसमें आपकी इंपॉर्टेंट एक अलग विशेषता क्या है? तो इसमें क्या है कि झिल्लीबद्ध अंगों की कमी होती है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन सेल्स, ठीक है। तो उनके ऑर्गेनेल्स की इसमें कमी होती है, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना उनकी, जो आपकी झिल्लीबद्ध अंग होते हैं उनकी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी जैसे झिल्लीबद्ध अंग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज, तो ऐसे इसमें नहीं होते हैं। दियर जेनेटिक materialize इन ए रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियर, यानी उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका न्यूक्लियोइड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या आपका प्रोकैरियोटिक वाला? आपका एग्जाम्पल इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मैच द सेल ऑर्गेनल विथ इट्स फंक्शन, यानी कि आपके जो कोशिका अंग है उनका आपका कार्य के साथ मिलान करना की कौन आपका सही है और कौन आपका गलत है। तो इसमें सही कौन सा आपका, आपको पता है कि लाइसोसोम में आपको पता है डाइजेशन होता है, सही है बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, लाइसोसोम जो है डाइजेशन वाला। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिकीय पाचन करते हैं। लाइसोसोम कंटेंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डुवे ने की थी, ठीक है। और इन्हें कोशिका के आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रोमिनेंट इन एनिमल सेल्स, लाइसोसोम जो है मुख्यतः पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और आपकी जो पादप कोशिकाएं हैं, आपकी जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें आपका जो आपकी प्लांट सेल है उनमें कम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा अनुक्रम आनुवंशिक
जानकारी के प्रवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है। विच सीक्वेंस करेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका जो है सही होगा। यह प्रवाह फ्रांसिस क्रिक ने प्रतिपादित किया था, सेंट्रल डॉगमा का पालन करता है। द फ्लो फॉलोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी प्रोपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक 1958। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्ट्स डीएनए इनटू आरएनए, और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन कन्वर्ट्स आरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये आपके इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। तो क्या होता है उसमें यूज आपका ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट और हैवी वाटर इसमें यूज होता है कि आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो जी। मॉडरेटर तेज न्यूट्रॉन को धीमा कर नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखते हैं। मॉडरेटर स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन ए कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, कि भाई ये नियंत्रित है आपकी जो ये न्यूक्लियर चेन है ना, वो इसके लिए आपके जो तेज न्यूट्रॉन होते हैं ना उन्हें धीमा कर देते हैं, ठीक है, मॉडरेट कर देते हैं। भारत में पीएसडब्ल्यूआर रिएक्टरों में भारी जल D2O का उपयोग होता है, ठीक है। और बोरोन की छड़ें नियंत्रण छड़ें होती हैं, मॉडरेटर नहीं, ध्यान रखना। जो आपका इसमें दे रखा है ना बोरोन की छड़ें वाला, ये आपका नियंत्रण छड़ें होती है, यानी कंट्रोल रोड होती है, मॉडरेटर नहीं होती है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 में, यानी कि 2022 में, जबकि राष्ट्रमंडल खेल थे बर्मिंगम में, आपके जो बर्मिंगम इंग्लैंड में, आपके वहाँ पर कितना आपके गोल्ड मेडल जीते थे? तो 22 ही जीते थे, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। आपके यहाँ देख सकते हैं आप, कॉमनवेल्थ गेम्स हेड इन बर्मिंगम इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हुए थे आपके, और इंडिया जो है इसमें फोर्थ इंडिया ने फिनिश किया था। इसमें 61 टोटल मेडल थे, उसमें आपके 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। कुश्ती और भारोत्तोलन प्रमुख पदक विजेता खेल रहे हैं, यानी कि इंडियन जो आपके टॉप जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जिसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा आपके मेडल जीते, वो रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग थे। पंजाब में कौन सा त्योहार रबी की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है? विच फेस्टिवल इन पंजाब मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द रबी हार्वेस्ट? तो बैसाखी है जो आपकी इसकी पंजाब में रबी की त्योहार की, रबी की कटाई जब शुरू होती है ना, जो गेहूँ वगैरह होते हैं रबी में आपकी, उनकी जो कटाई शुरू होती है तो बैसाखी आपको मनाते हैं। बैसाखी मार्क्स द हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 और 14 अप्रैल एवरी ईयर। 13 या 14 अप्रैल को ये मनाते हैं हर साल, आपका जो बैसाखी है वो। बैसाखी ऑल्सो कमेमोरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ 1699 बाय गुरु गोबिंद सिंह, यानी कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, आपको पता है कि 10th गुरु जो थे, 10वें गुरु जो थे, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी बैसाखी के ही दिन। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट? आपको बताया कि जो आपका रियान पराग है असम से, वो बिहू करता है, आपने देखा होगा आईपीएल में। ऑप्शन ए, बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ असम। देर आर 3 बिहूज। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली, भोगाली और कोंगाली, ठीक है। रोंगाली बिहू मार्क्स द असमीज न्यू ईयर इन अप्रैल। अप्रैल में आपका रोंगाली बिहू मनाते हैं और सब रंगीन रंगीन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका असमीज न्यू ईयर मनाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो आपको पता है कि तबला बजाते थे आपके उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो। सितार से आपके कौन थे? तब पता है कि रविशंकर थे, रविशंकर रविशंकर थे। और इन्होंने फर्स्ट आपका जो ग्रेमी है वो इन्होंने जीता था इंडिया की ओर से। इन्होंने लिखा था, इनका जो लिखा गया, इनका जो था ना वो का नाम था, इनका जो था ईस्ट वेस्ट मीट्स ईस्ट, ऐसा था, सही था, ऐसा ही कुछ था। उनके लिए इन्होंने ग्रेमी जीता था और इंडिया के फर्स्ट आर्टिस्ट ही बने थे, ठीक है। और तबला के लिए जाकिर हुसैन आपके फेमस थे। जाकिर हुसैन आपके ग्लोबली अक्लेम्ड तबला एक वादक है आपके, तबला बजाने में इन काफ़ी थी, ठीक है। अभी तो इनका निधन हो गया, तो है नहीं, ये थे। ही वॉज द सन ऑफ लेजेंडरी तबला मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा खां। वे महान तबला उस्ताद उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। अल्लाह रखा खान, जबकि अल्लाह रखा खां हैं उनके बेटे थे, ठीक है। उन्हें पद्म भूषण 2002 में और आपका जो पद्म विभूषण है 2023 में उन्हें सम्मानित किया गया था। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? उस्ताद अमजद अली खान इज ए मास्टर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? तो अमजद अली खान जो है आपके सरोद, ऑप्शन ए, सरोद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरोद प्लेयर्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ही बिलोंग्स टू द बंगाश घराना, वो बंगाश घराना से आपके संबंधित हैं। और ही रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2001। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को कब मंजूरी दी गई थी? व्हेन वाज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस अप्रूव्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? कब किया गया था आपका? 2024 में।
अगस्त में, फरवरी में, अक्टूबर में, दिसंबर में, तो ये आपको पूछ रहा है। तो अगस्त 2024 में आपकी जो यूनियन कैबिनेट है उसने इसे अप्रूव किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एश्योर्ड पेंशन बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये योजना सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करती है जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको। यूपीएस कंबाइंस फीचर्स ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस। यूपीएस में जो आपके ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताएं शामिल है, ठीक है। जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह है ना आपके, और जो न्यू पेंशन स्कीम है, उन सभी को आपको यूपीएस में इन्होंने कंबाइन कर रखा है, ठीक है। कौन सी सरकारी योजना गाँव में आवासीय भूमि का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है? विच गवर्नमेंट स्कीम यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप रेजिडेंशियल लैंड्स इन विलेज? तो आपकी जो गांव का जो भूमि है लोगों के पास, उसका मानचित्रण करने के लिए आपकी कौन सी स्कीम यूज में की जाती है? देखो, पीएम किसान तो हमें पता है कि जो किसान, आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलते हैं एनुअली, ठीक है। 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं इसमें। तो उड़ान जो आपको बताया कि वो 2016 में आपकी स्टार्ट हुई थी, और आपको पता है कि वो आपकी हवा में एरोप्लेन में उठने के लिए आपके जो पूरे देश का आम नागरिक, तो ये उससे है। मिष्टी जो आपको पता है कि मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव से, जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं उनसे। तो ऑप्शन ए स्वामित्व, ये आपका इससे रिलेटेड है। स्वामित्व स्कीम यूजेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप रेजिडेंशियल लैंड इन विलेजेस, लॉन्च्ड इन 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज ने, जो आपका मंत्रालय है, 2020 में आपकी जो स्वामित्व योजना स्टार्ट की थी। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी कार्ड्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू रूरल ओनर्स। इसने ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं। यानी कि स्वामित्व जो होता है ना, कि आपका खुद का स्वामित्व है इस पे, तो ये जो गांव के आदमी हैं, नागरिक हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई ये देखो, ये आपका रिकॉर्ड है कि ये आपकी जो भूमि है, ये सारी आपकी है, प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो। हु इज द ऑथर ऑफ द नीरज चोपड़ा स्टोरी? तो किसने लिखी है द नीरज चोपड़ा स्टोरी? नवदीप सिंह गिल ने। ऑप्शन ए, नवदीप सिंह गिल। द नीरज चोपड़ा स्टोरी इज रिटन बाय नवदीप सिंह गिल। द बुक क्रॉनिकल्स नीरज चोपड़ा जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड टोक्यो 2020। ये जो पुस्तक है, ये नीरज चोपड़ा की जो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण यात्रा है उसको दर्शाती है। आपको बताया कि उन्होंने टोक्यो में 2020 में गोल्ड जीता था आपका जेवलिन थ्रो में, तो ये उनकी यात्रा के बारे में बताती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? आपका जो विपो है वो आपका ही करता है। यूएनडीपी जो आपका एसडीआई करता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विपो, यानी कि आपका जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है वो आपके जारी करता है। इट इज पब्लिश्ड एनुअली सिंस 2007। 2007 से लगातार हर साल ही प्रकाशित करते हैं। इंडिया रैंक्ड 14th, यानी कि भारत जो है 40वीं स्थान इंडिया ने आपकी हासिल की है, किसमें? जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था ना 2023 वाला, उसमें। 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ग्लासगो जो है वहाँ ये आयोजित होंगे, स्कॉटलैंड में। और इससे पहले भी है 2014 में, आपके 2014 में ग्लासगो में हो चुके हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद मेजबानी अधिकार दिए गए हैं। पहले आपके जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है वहीं आपके होने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, तो फिर आपके वहाँ होंगे अब, स्कॉटलैंड में। 2024 में 133वां जो डूरंड कप है फुटबॉल का, वो किस क्लब ने जीता है? विच फुटबॉल क्लब वॉन द 133rd डूरंड कप इन 2024? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है, ऑप्शन ए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2024 में आपका 133वां डूरंड कप जीता है। और ये आपका जो डूरंड कप है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। द डूरंड कप इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया। और कब से ये आपका 1888 से 1888 से आपका ये चल रहा है। जेमिनी एआई किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो सबको बताया कि जेमिनी एआई जो है गूगल का है। गूगल ने इसे आपका जो है गूगल डीप माइंड ने इसे डेवलप किया। जेमिनी एआई वाज डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड। ये एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज और कोड संभाल सकता है। इट इज ए मल्टी मॉडल एआई मॉडल केपेबल ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड कोड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सब आपका संभाल सकता है। जेमिनी रिप्लेस्ड बार्ड एआई, इसने बार्ड एआई का स्थान लिया है। सिक्स मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसने लिखी है? तो क्रिस गेल ने। आपको पता है कि सबसे ज्यादा छक्के हैं क्रिस गेल ने लगाए हैं। सिक्स मशीन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिस गेल, जो आपको बताया कि वेस्ट इंडीज के आपके प्लेयर थे। क्रिस गेल इज नोन एज द यूनिवर्स बॉस, यानी उन्हें यूनिवर्सल बॉस भी बोलता है, पता है क्रिस गेल को। उनके नाम T20 क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन T20 क्रिकेट 175 नॉट आउट। इन्होंने, आपको पता है 175 इन्होंने किया था स्कोर। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द गाइड? तो आपको पता है आर के नारायण, ऑप्शन ए। आर के नारायण ने 1958 में द गाइड लिखा था, और इस उपन्यास के लिए उन्हें आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इस नॉवल के लिए।
इट इज़ सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। ये मालगुडी में आपका आधारित है, एक काल्पनिक शहर जो आर के नारायण का उन्होंने कल्पना की थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? हाउ मैनी की वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो 6, ऑप्शन ए। यानी कि आपके 6 स्तरों पे, 6 पैरामीटर पे इन्हें देखते हैं कि आपका कितने लोग खुश हैं। कौन कौन से हैं वो? आपके एक तो जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, और सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन कितना है लोगों को उस देश में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा, लोग कितना जी रहे हैं, और आपकी फ्रीडम, स्वतंत्रता कितनी मिलती है लोगों को, उदारता, जेनरसिटी के लोग कितने उदार हैं, और आपको भ्रष्टाचार की धारणा, करप्शन की जो परसेप्शन है, ये सारे आपके 6 इसमें चल शामिल है, ठीक है। 6 वेरिएबल्स। द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि आपकी जो एसडीजी है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र एसडीजी नेटवर्क वो इसे पब्लिश करता है हैप्पीनेस रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये आपकी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।